वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करते हैं आज एक नए टॉपिक के बारे में, विच इज़ अ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में TEG बोलते हो। बेसिकली TEG एक सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि डायरेक्टली टेम्परेचर डिफरेंस या हीट फ्लो को जो है यूजफुल DC पावर सोर्स में कन्वर्ट करता है। ये जो TEG है ये सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है आप अपने लोड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सिमिलर सा एक टर्म आता है थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर। बेसिकली थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर और थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों में डिफरेंस होता है, बट ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही बेसिक होता है। इसमें क्या होता है कि थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर को जो है हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं डिजायर्ड हीट और कूलिंग इफेक्ट पाने के लिए। ठीक अपोजिट है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के। तो चलिए बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। बेसिकली थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक तरह का थर्मोकपल होता है जिसमें एक P टाइप सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, और इसमें हम एक मेटल स्ट्रिप भी यूज करते हैं। यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम थर्मो एलिमेंट, डाइस या फिर पैलेट कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये जो हमारा है TEG, इसमें हमने एक N टाइप और एक P टाइप सेमीकंडक्टर यूज किया है और एक मेटल स्ट्रिप यूज कर रखे हैं। बात आती है काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो है सीबैक इफेक्ट। बेसिकली सीबैक इफेक्ट क्या होता है, ये डायरेक्ट जो हीट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यह कन्वर्ट कैसे करता है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम P टाइप और N टाइप जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, तो N टाइप में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और P टाइप में जो चार्ज कैरियर होता है उसको हम कहते हैं होल। यहाँ आप देख सकते हो ये है हमारे TEG का स्ट्रक्चर। जब हम TEG को हीट प्रोवाइड करते हैं तो आप देख सकते हो जब यहाँ पे हम इसे हीट दे रहे हैं तो ये जो अपने चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हॉट साइड से जो है डिफ्यूज होके कोल्डर साइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इस टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमें वोल्टेज मिलेगा। टेम्परेचर डिफरेंस कहने का मेरा मतलब है कि सपोज मान लो ये हॉट साइड में आपका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और कूलिंग साइड में मान लो आपका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके हिसाब से हमें एक वोल्टेज मिलेगा। तो ऐसे ही काम करता है अपना TEG। यहाँ जो हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो हमें मिलता है उसका फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू माइनस में सिग्मा S डेल्टा T। सिग्मा होता है आपका लोकल कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो मटेरियल है जो हम चूज कर रहे हैं उस वो चार्ज कैरियर्स को कितने अच्छे से फ्लो कराती है। अगर वो जितना ही बेहतरीन तरीके से फ्लो कराएगी यानी उसका कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। एस होता है आपका सीबैक कोफिशिएंट। सीबैक कोफिशिएंट भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उस मटेरियल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से वो कितना वोल्टेज हमें देता है। और डेल्टा T है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। अब यहाँ पे मटेरियल चूज करने में भी हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी लो होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी लो होने का रीज़न यह है कि अगर आप मॉड्यूल को एक साइड से गर्म करते हैं तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद से पूरा मॉड्यूल ही हमारा पूरा गर्म हो जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ चाहिए होता है कि उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। दूसरा केस क्या है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ थर्मल साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट होने लगता है। तो हमें इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना होता है। कुछ कॉन्वेंशनल मटेरियल्स हैं जो TEG बनाने के लिए फ्रिक्वेंटली आजकल यूज किए जाते हैं। इसको जो है हम टेम्परेचर के हिसाब से बांटते हैं। इसमें पहला है आपका लो टेम्परेचर मटेरियल जो कि अप टू 450 केल्विन तक जाता है। इसमें बिस्मथ के जो है एलॉय वगैरह होते हैं, वे एंटीमनी, टेलुरियम और सेलेनियम के साथ मिलके एक कंपोनेंट बनाते हैं सब। दूसरा होता है इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो कि अप टू 850 केल्विन तक जाता है। इसमें आपका आता है लेड के जो एलॉय वगैरह होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और तीसरा है आपका हाईएस्ट टेम्परेचर मटेरियल जो कि अप टू 1300 केल्विन जो कि आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। इसमें आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम के एलॉय वगैरह आते हैं। और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं लेकिन अभी वो रिसर्च में हैं, सो अभी उन्हें कॉमर्शलाइज्ड नहीं किया गया है।
चलिए थोड़ा बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में कि सीबैक इफेक्ट आया कहाँ से। तो एक साइंटिस्ट थे थॉमस सीबैक, जिनके नाम पर जो है इसका नाम सीबैक इफेक्ट रखा गया था। प्रेजेंट डेज में जो है अलेक्जेंड्रा वोल्टा को लोग सीबैक इफेक्ट का जनक मानते हैं। यह है हमारे अलेक्जेंड्रा वोल्टा। बेसिकली अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया क्या था, 1794 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक यू शेप का आयरन रॉड लिए, उसका एक सिरा उन्होंने बॉइल्ड वाटर के अंदर और दूसरा सिरा ऐसे ही ओपन रखा था, और इससे दो वायर लेके एक मेढक के पैरों में उन्होंने लगा दिया था। तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई थी उसकी वजह से मेढक के पैरों के जो मसल्स थे उनमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो आप इसे फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन मान सकते हैं सीबैक इफेक्ट का। उसके बाद जो है 1821 में थॉमस सीबैक आए और उन्होंने जो है एक थर्मोकपल लिया, दो डिफरेंट मटेरियल लिए, उसका एक सिरा उन्होंने गर्म किया और दूसरे को ठंडा, और उसके पास उन्होंने एक कंपास निडल लाया, जिसकी वजह से जो कंपास निडल था वो डिफ्लेक्ट हुआ। तो सबसे पहले इसको थर्मोमैग्नेटिक इफेक्ट बोला गया था, लेकिन जब इन एम्पियर ने एम्पियर्स लॉ दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, तो बाद में इसे जो है सीबैक इफेक्ट के नाम से जाना गया। ये है हमारे थॉमस सीबैक। बेसिकली मेरे हिसाब से जो है दोनों ही साइंटिस्ट बेहतरीन है, क्योंकि दोनों ने जो काम किया है वो डिफरेंट वे है, तो अपने आप में ही उस तरीके से सोचना एक डिस्कवरी है। सो हम इन दोनों की पूरे दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। एक और टॉपिक है अपने पास, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर मॉड्यूल। बेसिकली हमारा जो डिजायर्ड करंट या वोल्टेज होता है उसके हिसाब से जो है हम जो कपल्स होते हैं उनको सीरीज या पैरेलल में सोल्डरिंग करते हैं या फिर उनको ज्वाइन करते हैं और एक मॉड्यूल तैयार करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कपल्स होते हैं, और इसके ऊपर जो है हम एक सिरेमिक की लेयर लगाते हैं ताकि जो है जो अपना मॉड्यूल है वो रिजिड हो सके, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी उसमें आ सके, ताकि उस पर अगर कोई थोड़ा बहुत फोर्सेस वगैरह भी लगते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट टच में रह के काम करता है, तो जो फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं उसकी वजह से इसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो, कोई क्रैक ना आए। एफिशिएंसी की बात करें अगर, तो टीईजी का जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम होता है, 5 to 8% ही इसकी एफिशिएंसी होती है, और यही इसका मेन प्रॉब्लम है कि इसको जो है कॉमर्शलाइज्ड नहीं किया गया। एडवांटेज की बात करते हैं तो ये काफ़ी रिलायबल है, रिलायबल इन द सेंस कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स वगैरह नहीं है, तो ये एक लंबे समय तक काम करता है, कोई इसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं है। आपको एक मिशन बता दूं नासा का, वाइजर 1, जो कि आज के 41 ईयर्स पहले लॉन्च किया गया था, और आज वो 13 बिलियन माइल्स हमसे दूर जा चुका है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अपने पूरे सोलर सिस्टम से जो है बाहर जा चुका है, और वो इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में वो अभी भी काम कर रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, वाइजर 1 जो है उसमें कुछ डिस्क भेजा गया है जिसपे अर्थ के बहुत सारी चीज़ों को वहाँ दिखाया गया है, शो किया गया है, हमारे जो डीएनए वगैरह हैं या और भी जो कल्चरल इवेंट्स हैं उन सबको इसमें दिखाया गया है, ताकि हमसे जो एडवांस अगर कोई भी स्पीसीज है जो सोलर सिस्टम के बाहर ही क्यों ना हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सके। तो वाइजर 1 और वाइजर 2 दो मिशन थे, उन दोनों के साथ ये डिस्क भेजा गया है। इसमें नेक्स्ट है क्वाइट, मतलब कि इसमें कोई भी रिएक्शंस वगैरह नहीं होता, कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है, इसकी वजह से ये काफ़ी शांत होता है। नो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इसमें कोई रिएक्शंस नहीं है, सो यहाँ पे कोई भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी नहीं होता। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कि आप चाहे तो माइक्रो वोल्ट से लेके किलो वोल्ट तक इसे डिजाइन कर सकते हैं, यही है उसकी स्केलेबिलिटी। और नेक्स्ट है माउंटेबल इन एनी ओरिएंटेशन, यानी कि आप इसे किसी भी एंगल पे कहीं भी इसे आप अपने यूज के हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद से है ऑपरेशन अंडर हाई एंड जीरो जी फोर्सेस, यानी कि आप इसे किसी भी फ्रेम में रख सकते हैं, कहीं भी आप काम सकते हैं। सपोज आप एक लिफ्ट में हैं और वो ऊपर या नीचे कहीं भी जा रहा हो, तो उसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसमें भी थोड़ा चेंजेस आ रहा है, तो भी उस कंडीशन में भी ये बेहतरीन परफॉर्म करता है। और लास्ट, डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन, ये सबसे बेस्ट है कि इसमें कोई भी पार्ट्स नहीं है, कोई भी एडिशनल हमें मेंटेनेंस नहीं करना है, और ये डायरेक्टली जो है थर्मल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, यह है नासा का वेबसाइट। आपको यहाँ पे एक मिशन आपको दिखेगा जिसे परसिवरेंस कहा गया है। इसमें भी टीईजी का ही इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो ये परसिवरेंस है ये आई थिंक 2020 में जो है अमेरिका ने लॉन्च किया था, और 2021 के शुरुआती टाइम में ही ये मंगल ग्रह पे पहुंचा था। तो इसमें आप देख सकते हो उसके कंपोनेंट्स को चलाने के लिए
इसमें भी TEG का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, MMRTG। बेसिकली ये है वो प्रिजर्वेंस रोवर। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी है जो मंगल ग्रह पे भेजा गया है, और ये है आपका ये RTG, जिसको हम RTG कहते हैं, रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। बेसिकली एक TEG ही है। आप इसे एक न्यूक्लियर बैटरी जैसा ट्रीट कर सकते हो। ये करता क्या है कि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हम इसके साथ भेजते हैं, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो भी डीके वगैरह होता है, उसमें से जो एनर्जी बाहर आती है, जो एक हीट एनर्जी बाहर आती है, उसको जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि जो रोबोट है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बेहतरीन काम कर सकें। आप इसका इस्तेमाल और भी जगहों पे कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपका है रेडियो एक्टिव डीके, यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेस्ट हीट वगैरह बाहर निकलती हैं, जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम है वहाँ से, या फिर गैस फ्लेयर्स है, स्टील फाउंड्रीज है, या हॉट वाटर पाइप्स है, आप TEG का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। इवन जो आजकल स्मार्ट गैजेट्स आते हैं, जो आपके बॉडी के हीट का यूज़ करके जो है LED वगैरह ग्लो कराते हैं लोग, तो वहाँ पे भी TEG का ही इस्तेमाल किया जाता है। और आप इसे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तौर पे भी कर सकते हो। जो जियोथर्मल एनर्जी है, यानी कि जो अर्थ के अंदर एनर्जी है, उसको भी जो है आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TEG। तो ये था अपना पूरा टॉपिक TEG के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।